So hello everyone, welcome to the video. So in this video हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि what are the basic differences between the paper of anthropology in UPSC examination as well as in the HPAS examination. सो देर विल बी मैनी कैंडिडेट्स जो कि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे और साथ के साथ हिमाचल सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होंगे एंड दे वांटेड टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी दैट जो कि आपने यूपीएससी में नॉलेज एकत्रित कर रखी है, नॉलेज इकट्ठी कर रखी है, वही नॉलेज आपके पास हिमाचल के पेपर में आप यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो का यही मोटिव होने वाला है, इस वीडियो का यही एजेंडा होने वाला है कि आप कैसे यूपीएससी वाली नॉलेज जो है, जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की आपने नॉलेज इकट्ठी कर रखी है, उसको आप एचपीएएस एग्जामिनेशन में यूज कर सको। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो प्लीज डाउनलोड दिस O2IAS Academy ऐप। इसमें आपको जो भी कोर्सेज आपके लिए नेसेसरी हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज iOS स्टोर, एप्पल स्टोर। ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड इट and you can have benefit of the source, you can have benefit of the courses that we are launching here, you can benefit from our work that we are doing here diligently. ठीक है, so let's start. So the first difference और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि the maximum marks of anthropology optional in the Himachal Civil Services, it is only 100 marks. बट इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन इट इज 250 मार्क्स। 250 नंबर का यूपीएससी में होता है पेपर और हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 100 नंबर का पेपर होता है। सो और 100 नंबर के पेपर को भी इस तरह से सेट किया जाता है, उसका जो सेटिंग पैटर्न है वो इस तरह से होता है कि अगर आप आधा सिलेबस भी प्रॉपरली करके जाओ फिर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो काफी ब्राइट होते हैं। ठीक है, सो यूपीएससी में यू कांट अफोर्ड टू लीव एनी वन टॉपिक ऑल्सो। आपको हर सिलेबस का पहलू पता होना जरूरी है, आपको हर प्रॉपर टॉपिक करके जाना जरूरी है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। यूपीएससी कैन आस्क फ्रॉम एनी सेक्शन और वहां पे पेपर को इस तरह से सेट किया जाता है कि आपके पास स्कोप नहीं बचता कि आप किसी एक चीज को प्रायोरिटाइज कर सको किसी दूसरी चीज के ऊपर। बट इन द HPAS एग्जामिनेशन, हिमाचल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, what happens is because the paper is only of 100 marks और इस 100 marks में there are only 4 questions of 10 marks that are कंपल्सरी, जो कि आपके पास कंपल्सरी होते हैं, आपको करने ही करने होते हैं। बट इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन देयर आर 10 क्वेश्चंस, आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको करने ही करने होते हैं। एंड दीज 10 क्वेश्चंस दे आर डाइवर्सिफाइड, उनको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई किया जाता है कि उसमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाए, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाए, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज भी आ जाए, आर्कियोलॉजी भी आ जाए। ठीक है, बट इन हिमाचल सिविल सर्विसेज इट इज नॉट दैट पर्टिकुलरली सेट। ठीक है, तो उसको अगर आपका सोशियोलॉजी का पार्ट काफी अच्छा है या फिर आपका बायोलॉजी का पार्ट काफी अच्छा है, यू कैन वेरी इजीली प्रायोरिटाइज ऑन दैट। आप उसको बहुत इजीली प्रायोरिटाइज कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस स्ट्रेटजी फॉर योर गेन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके ऊपर मैं और लेक्चर्स लेके आऊंगा और वीडियोस लेके आऊंगा ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट कर सको इस स्ट्रेटजी से। देन द मार्किंग स्कीम में आपके पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से देर आर 2+2, दो दूसरे सेक्शन से जो है आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं और पहले सेक्शन से भी आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं दैट आर कंपल्सरी इन नेचर, जैसे कि मैंने पहले बताया। एंड देन देयर आर क्वेश्चंस जो कि आपने ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको जो है वो ऑप्शन दी जाती है दैट कि आपने 3 क्वेश्चंस और करने हैं 20-20 मार्क्स वाले। वो 20-20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं,
वो भी दे आर नॉट जनरली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, उनको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता। वेयर एज इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करो, यूपीएससी एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है दैट दिस इज सेक्शन 1, ये आपके पास सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन इट विल हैव 5 सब पार्ट्स, द सेकंड क्वेश्चन इट विल हैव 3 सब पार्ट्स, थर्ड क्वेश्चन अगेन 3 सब पार्ट्स, फोर्थ क्वेश्चन अगेन 3 सब पार्ट्स, देन यू विल हैव सेक्शन 2। तब आपके पास सेक्शन बी या फिर सेकंड सेक्शन आएगा। लेकिन हिमाचल के पेपर में ज्यादातर देखा जाता है कि ये सब पार्ट्स दे आर नॉट हेयर, कि तो काफी इजी हो जाता है। जो यूपीएससी का पेपर सेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये 3 क्वेश्चंस हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 3 सब पार्ट्स गिवन हैं, तो 3 सब पार्ट्स में जनरली 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कल्चर से आते हैं, और जो एक क्वेश्चन होता है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से आता है। Hence, you cannot afford to lose any one section also. आप एक भी सेक्शन को लूज करना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बच्चे को, एस्पिरेंट को पूरी मेहनत लगानी पड़ती है कि पूरा सिलेबस वो प्रॉपरली पढ़ के जाए, एटलीस्ट उसकी जान पहचान, उसकी अंडरस्टैंडिंग हर एक चैप्टर की हो। बट hopefully and luckily this is not in the case of Himachal Civil Services. You can very intelligently prioritize your sections. ठीक है, आप अगर आपका थ्योरीज का पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है और बहुत कम टाइम है, तो यू कैन जनरली गो थ्रू थ्योरीज, कि अगर आपके पास कंपल्सरी जो क्वेश्चंस हैं उसमें आ जाती है, थ्योरी का कोई भी पार्ट आ जाता है, वो आपका ना छूटे। ठीक है, जो बड़े मार्क्स हैं, जो आपके पास बड़े क्वेश्चंस होते हैं, 20 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन प्रायोरिटाइज दोज क्वेश्चंस फॉर योर बेनिफिट। जो भी आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड और जो भी आपका जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, चाहे वो बायोलॉजी का पार्ट है, चाहे वो कल्चर का पार्ट है, जो भी आपका स्ट्रेंथ है आपका, आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो, उसको आप और बेहतर कर सकते हो ताकि आपके नंबर और अच्छे आ जाएं। ठीक है, सो देर इज डिफरेंस इन स्ट्रेटजी। हालांकि सिलेबस सेम है, सिलेबस तकरीबन सेम होता है हिमाचल सिविल सर्विसेज का और यूपीएससी सिविल सर्विस, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है उसका, बट द स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट। आपकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली इन द हिमाचल सिविल सर्विसेज वेरी डिस्क्रिप्टिव एंड वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है एक पेपर का, आई थिंक दिस पेपर इट इज ऑफ 2018 का ये पेपर है, और इसमें आपके पास बहुत ही सिंपल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्कस द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ नियोलिथिक एज इन प्री हिस्ट्री। ठीक है, कि आपने सिंपली बताना है कि नियोलिथिक एज में आपके पास क्या हुआ। नाउ इट इज वेरी इजी टू स्ट्रक्चर द क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना भी बहुत इजी हो जाता है बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सिंपल है। सिंपली आप पहले नियोलिथिक एज का टाइमलाइन लिखें कि नियोलिथिक कब से कब हुआ, कि कौन सी मेजर साइट्स हुई, जैसे लवनांत में मेजर साइट्स हैं आपके पास। ठीक है, सो उस तरह से आपकी कौन कौन सी मेजर साइट्स हुई। देन व्हाट आर द कल्चरल चेंजेस, आपके पास जो कल्चरल चेंजेस हैं वो क्या हुई। ठीक है, आपके पास जो फूड प्रोडक्शन है इट चेंज्ड, एग्रीकल्चर आना स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपके पास डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया। देन देर इज चेंज इन द टूल टेक्नोलॉजी, टूल टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। देन देर इज चेंज इन द बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम में चेंज आ गया। हेंस आपके पास जो है देर इज एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो, आर्ट एंड कल्चर का एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो आपके पास देर आर डिफरेंट चेंजेस। ठीक है, देन in conclusion you can conclude that is why this is one of the major reasons कि आपके पास नियोलिथिक एज को क्यों कल्चरल रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है।
ठीक है, क्यों जूलियन स्टीवर्ट ने इसको कल्चरल रेवोल्यूशन की बात की इसमें। ओके, अगर यही सवाल यूपीएससी पूछती है तो वो डायरेक्टली इस कंक्लूजन से पकड़ेगी। ऑलरेडी यूपीएससी में कल्चरल रेवोल्यूशन से सवाल पूछा जा चुका है, दैट व्हाई नियोलिथिक एज इज कॉल्ड कल्चरल रेवोल्यूशन। वहां पे यूपीएससी एग्जामिनर या फिर जो पेपर चेकर है वो डायरेक्टली डिमांड करता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इन इंट्रोडक्शन यू विल राइट दैट मिस्टर जूलियन स्टीवर्ट he commented the Neolithic age as the cultural revolution। फिर उसके बाद लिखो एक एक करके कि आपके पास उसको कल्चरल रेवोल्यूशन क्यों कहा गया। फूड टेक्नोलॉजी चेंज हुई या फिर फूड प्रोडक्शन स्टाइल चेंज हुआ, फूड प्रोडक्शन के साथ साथ आपके पास टूल टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, आपके जो नई साइट्स हैं उनको आपने रिक्लेम करना स्टार्ट कर दिया, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी, पॉटरी के साथ आप जो पानी है वो दूर तक लेके जा सकते हो। ठीक है, तो पॉटरी के साथ साथ आपके पास बिलीफ सिस्टम भी आना शुरू हो जाता है। यू ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पेंटिंग्स पहले नहीं थी, पेंटिंग्स पहले भी थी, भीमबेटका में पहले से पेंटिंग्स हैं, बट एक प्रॉपर डेवलपमेंट पेंटिंग्स का जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, हेंस इट कैन बी कॉल्ड एज अ कल्चरल रेवोल्यूशन। जो यूपीएससी का है, जो यूपीएससी का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक एनालिटिकल साइड जो कैंडिडेट है उसकी चेक की जाती है, बट लकीली और अनलकीली in the HPS examination this is not the case। ठीक है, then again there is a very simple question, critically examine the problems in the universal definition of marriage। अगेन वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपने सिंपली बताना है कि आपके पास मोरडॉक ने एक डेफिनेशन दी मैरिज की, फिर उसके बाद मोरडॉक की डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म आ गए, मलिनोस्की ने डेफिनेशन दी मैरिज की, मलिनोस्की की डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म आ गए, कैथलीन गो ने डेफिनेशन दी मैरिज की, कैथलीन गो के डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म्स आ गए। ठीक है, सो हेंस यू कैन कंक्लूड दैट ऑल्दो the institution of marriage is universal but its universal definition cannot be given। okay, but अगर यही सवाल यूपीएससी पूछेगा वो डायरेक्टली कंक्लूजन से पकड़ लेगा। वो पूछेगा दैट व्हाई इट इज सो कि आपके पास मैरिज ऑल्दो इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन बट इट्स यूनिवर्सल डेफिनेशन कैन नॉट बी चॉक्ड आउट। तो वहां पे आपको जो इसकी स्ट्रक्चरिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट करनी पड़ेगी। पहले आप बताओगे कि मैरिज क्यों एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, देयर यू विल राइट अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ मैरिज, यू नीड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, यू नीड बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर, यू नीड प्रॉपर्टी डिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उसके बेसिक काम है मैरिज के, जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको आप बताओगे, देन यू विल राइट that okay these people have tried to give the definition, the universal definition of marriage, but each and every one have failed क्योंकि there are some communities like नायर्स जिनकी जो है यूनिवर्सल डेफिनेशन में जिनकी मैरिज जो है वो फिट नहीं बैठती। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बताओगे। ठीक है, सिमिलरली अगला भी क्वेश्चन वैसा ही है, डिस्क्राइब द वेरियस न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबरेशंस कौन से हैं? डाउन सिंड्रोम न्यूमेरिकल एबरेशन है, टर्नर सिंड्रोम, क्राइडू चार्ट। टर्नर सिंड्रोम आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल एबरेशन है। ठीक है, देन एक जो आपके पास डिलीशन का केस है क्राइडू चार्ट सिंड्रोम, वो आपके पास स्ट्रक्चरल एबरेशन है। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है वो बता सकते हो। देयर इज ऑल्सो पार्शियल डाउन सिंड्रोम, पार्शियल डाउन सिंड्रोम भी होता है एक, वो भी एक स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी होती है इन 21st क्रोमोसोम। ठीक है, सो दिस इज हाउ द पेपर इज वेरी सिंपली सेट, बहुत आसानी से होने वाला ये एग्जाम है, बहुत आसानी से ये होने वाला पेपर है। सिमिलरली यू हैव दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिर्फ बेसिक टेनेंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है, जो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन ने दिए हैं।
सो रेडक्लिफ ब्राउन सिंपली हैव डिवाइडेड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इनटू 3 पार्ट्स। पहला है सोशल स्ट्रक्चर, दूसरा है इकोलॉजिकल सिस्टम्स, तीसरा है कल्चराइजेशन। फिर उसके बाद जो सोशल लाइफ है या फिर सोशल सिस्टम्स हैं उनको उसने फिर से डिवाइड किया है। सोशल लाइफ, सोशल सिस्टम, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो फिर जो सोशल लाइफ है उनको अगेन डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दे आर आस्क्ड। एंड देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिज्म? In structuralism, the very different approach by Levi-Strauss it is followed, in which he discovers the basic models of your cognitive, the basic mental models। ठीक है, जो बेसिक मेंटल मॉडल्स हैं आपके बाइनरी ऑपोजिट्स, उसको डिस्कवर करने की वो कोशिश करता है। ठीक है, ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ द बोर्नियो इंडियंस, that how their structural arrangement is a perfect example of the binary opposites that are in the human mind। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने अगर एंथ्रो का हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा, यू कैन इजीली डू द, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द सेम टॉपिक यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछती है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द सोशल लाइफ एज सजेस्टेड बाय द रेडक्लिफ ब्राउन इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। द क्वेश्चन इज सेम बट सी द लैंग्वेज इज डिफरेंट। मैंने क्या कहा था कि आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में 3 पार्ट्स होते हैं। एक था सोशल स्ट्रक्चर या फिर सोशल लाइफ, दूसरा था इकोलॉजिकल सिस्टम्स, तीसरा था इकल्चराइजेशन। उन्होंने सीधा सोशल लाइफ को पकड़ लिया। ठीक है, जो यूपीएससी है, जो यूपीएससी के पेपर आते हैं या फिर उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं। ठीक है, दे आर सिंपल इफ यू हैव डन द प्रॉपर एनालिसिस। अगर आपकी कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर तो दे आर वेरी सिंपल। बट अभी एचपीएस, आई डोंट नो वेदर इट हैजंट इवॉल्व्ड प्रॉपरली, क्या हुआ है, बट द क्वेश्चंस दे आर अ बिट ऑन द इजी साइड, थोड़ा सा इजी रहते हैं क्वेश्चंस। एंड बिकॉज द पेपर इज गिविंग यू इनफ फ्रीडम टू चूज। ठीक है, काफी फ्रीडम दी है चूज करने के लिए। 6 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 3 करने हैं, बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं। सो यू कैन प्रायोरिटाइज वन सेक्शन। आप एक सेक्शन को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, चाहे कल्चर के सेक्शन को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, पेपर 1 की बात कर रहा हूं, चाहे आप कल्चर के सेक्शन को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, चाहे आप बायोलॉजिकल सेक्शन को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी एक सेक्शन को आप जो है प्रायोरिटी दे के जा सकते हो। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन। ठीक है, और मैं आगे चल के और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा सो दैट यू आर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द कोर्स, फ्रॉम दिस लेक्चर सीरीज। ठीक है, और आप जितने हो सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप नंबर ऑप्शनल में लेके आ सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।